फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रेट मास्टर्स के बारे में। इनको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। कहता है कि 1980 में जो जॉन ट्रेन थे ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी मनी मास्टर्स के ऊपर, और उसमें जो 9 ग्रेट इन्वेस्टर्स थे ना, उनके ऊपर उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज थी, उन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट की, क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई, उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। हम इनको अलग अलग पार्ट्स पे पढ़ेंगे। जो ओवरऑलमिंग रिस्पॉन्स है इस बुक का, उसने मोटिवेट किया था जॉन ट्रेन को टू राइट। उसने दूसरी बुक लिखी फिर द न्यू मनी मास्टर 1989। उसमें फिर कुछ और गुरुज आए इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। फिर कहता है कि ये सब पढ़ने के बाद जो जॉन ट्रेन थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, कुछ और नेम सजेस्ट किए थे, वो ये थे। तो हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट गुरुज के बारे में पढ़ेंगे, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेट मास्टर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेंजामिन ग्रैमन और वारन बफेट के बारे में, ठीक है। अगर आप उनके बारे में नहीं भी पता तो आप इनका नाम अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। देखो, बेंजामिन ग्रैम क्या थे? एक तो ये एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स थे, ठीक है। अमेरिका के इकोनॉमिक्स थे और मतलब पैसे से क्या थे, एक इन्वेस्टर थे, मतलब इन्वेस्टमेंट करते थे और वहाँ से अपनी जो भी अर्निंग वगैरह है वो कमाते थे। जो बेंजामिन ग्रैम है, उनको फादर ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने ना 1934 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिक्योरिटी एनालिसिस। लेकिन बात ऐसी थी कि मतलब ये जो बुक थी ना, ऐसा समझा जाता था कि जो ये बुक है ना, जो स्टूडेंट है जो इन्वेस्टिंग में करना चाहते हैं उनके लिए एक बेसिक बुक है, बेसिक टेक्स्ट की तरह काम करती है। लेकिन फिर भी ये बुक है ना इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी, क्योंकि ना कि इस बुक को पढ़ के सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक टाइप से तो कंफ्यूजिंग एक्टिविटी क्रिएट करी थी। इसीलिए जो बेंजामिन ग्रैम है, उन्होंने 1949 में एक नई बुक लिखी थी जो थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और ये बुक एक टाइप से कहे तो बेस्ट बुक है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो। इससे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस मिलेंगी आपको अगर आप इस बुक को पढ़ते हो और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो, ठीक है। कहता है कि 1928 से 1956 में जो बेंजामिन ग्रैम है वो ना कोलंबिया बिजनेस स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाया था। टिल द एंड ऑफ दिस लॉन्ग एंड इलिस्ट्रियस प्रोफेशनल कैरियर, ग्रैम ने मतलब कुछ एक लाइन थी, मतलब उसकी थॉट थी, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। वो क्या था? लुक फॉर वैल्यूज विद ए सिग्निफिकेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेटिव टू प्राइस अप्रोच टू सिक्योरिटी एनालिसिस। मतलब वैल्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दो कि मतलब किसी भी बिजनेस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, आप उससे कितना कमा सकते हो। मतलब उस ये है कि जैसे एक बिजनेस है, उसकी वैल्यू 10 लाख करोड़ की है और आज वो कितने में किसी शेयर को ऑफर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज लो, सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करो और फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लो। जो मतलब प्रोफेशनल बेंजामिन ग्रैम था ना, उसने एक स्पेसिफिक और क्वांटिटेटिव टेक्निक डेवलप करने की कोशिश की थी कि मतलब जो टेक्निक हेल्प करेगी मैनेज करने में इन्वेस्टमेंट वगैरह को और प्रॉफिटेबली, मतलब जिससे प्रॉफिट वगैरह मिल सके। तो इनका मेन मोटिव यही था कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिससे प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। इसीलिए इसने 2 अलग अलग टाइम पे बुक लिखी थी। ये सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए थी और ये मतलब नाम से थी, और ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नाम से थी। अब बात आती है कि जो ग्रैम था ना, उसका मेन फोकस था ऐसे मेथड को डेवलप करने पर जो जिनको कोई भी यूज़ कर सकता था और जो है ना आसानी से अवेलेबल थे, पब्लिश थे। मतलब जैसे उन्होंने भैया अपनी बुक वगैरह लिखी थी तो नॉर्मल सी बात थी, कोई भी उन्हें खरीद सकता था, पढ़ सकता था, समझ सकता था। तो इसीलिए ना उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए थे अपनी बुक में। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक है उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं? पहला है एडिक्वेट साइज ऑफ इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ना जो साइज है वो सुटेबल होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। कहता है कि कोई भी कंपनी है उसकी वैल्यूएशन 100 मिलियन डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए एनुअल सेल के अकॉर्डिंग। और अगर वो कंपनी है, ठीक है, मतलब जैसे कोई भी इंडस्ट्री कंपनी है तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो 50 मिलियन डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए टोटल एसेट्स का, अगर वो पब्लिक यूटिलिटी में मतलब पब्लिक कंपनी में आती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए। फॉर ए इंडस्ट्रियल कंपनी द करंट रेशियो शुड बी एट लीस्ट 2 एंड लॉन्ग टर्म डेट शुड नॉट बी मोर देन द नेट करंट। कहता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, कोई भी इंडस्ट्रियल कंपनी है तो कहता है कि उसका जो करंट रेशियो है ना वो कम से कम 2, एटलीस्ट कम से कम 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट है नॉट बी मोर देन
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो नेट करंट असेट्स है किसी भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो वगैरह, वो ना कभी भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। फिर क्या रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग होनी चाहिए कि 5 to 10 ईयर्स का डाटा वगैरह चेक करना चाहिए कि वो पॉजिटिव है, पिछले 10 सालों में उसे प्रॉफिट हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, डिविडेंड रिकॉर्ड वगैरह चेक करना चाहिए कंपनी का कि वो डिविडेंड कैसे पे कर रही है, कम से कम उसने है ना 20 सालों तक डिविडेंड पे किया हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। ग्रोथ ऑफ अर्निंग, अर्निंग पर शेयर है ना वो बढ़नी चाहिए बाई एटलीस्ट 1/3 इन द पास्ट 10 ईयर यूजिंग 3 ईयर एवरेज। 3 साल का एवरेज वगैरह निकाल के ये चेक करना चाहिए कि है ना उसकी ग्रोथ हुई है, मतलब जो वो कमा रही है ना वो बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो एक सिचुएशन में हो जैसे पहले कमा रही उतना ही, क्योंकि हमें पता है जो पैसे की वैल्यू है ना वो बढ़ती मतलब अलग हो जाती है। जैसे आज जो आपके 1 रुपये की वैल्यू है ना वो 1 साल बाद उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर लगा लो आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते, बैंक वगैरह में डिपॉजिट करते, तो आप उस पर इंटरेस्ट भी कमा सकते थे। मॉडरेट प्राइस अर्निंग रेशियो कहता है जो करंट प्राइस है ना वो 15 टाइम्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए एवरेज अर्निंग ऑफ पास्ट 3 ईयर। मॉडरेट रेशियो प्राइस टू असेट, जो करंट प्राइस है वो कहता है कि 1.5 टाइम्स द लास्ट रिपोर्टेड बुक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ना 6 मतलब जो ये 7 स्टैंडर्ड्स दिए थे, और कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है उन्हें इनको अच्छे से समझना चाहिए। फिर बात आती है वारन बुफेट के बारे में। एक टाइप से कहो ना तो वारन बुफेट जो हमारे बेंजामिन ग्रैम थे इनको अपना गुरु मानते थे, क्योंकि बेंजामिन ग्रैम ने जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक लिखी थी इसी को ही हमारे वारन बुफेट ने पढ़ा था, और इसी से ही इन्होंने सीख करके अपनी इनकम जनरेट की थी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। मतलब एक टाइप से कहती है बहुत सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर रही है, मतलब एक अकेले ऐसे बिलीनियर ही हैं जिन्होंने अपनी सारी जो इनकम है ना वो कहाँ से कमाई है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाई है। रिचेस्ट अमेरिकन की लिस्ट में आते हैं ये, ठीक है, जो फोर्ब्स के आते हैं उसके अकॉर्डिंग। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इन्होंने स्टॉक मार्केट से ही पैसा जनरेट किया, यूनिक मतलब अकेले वहीं से। 1956 में इन्होंने कमेंट की थी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, मतलब उन्होंने कहते हैं 1956 में स्टार्टिंग की थी अपनी पार्टनरशिप $10,000 के साथ, और 2005 में उसकी नेटवर्थ कितनी हो गई थी 44.0 बिलियन। देख लो, $10,000 से स्टार्ट करने वाला बंदा और स्टॉक मार्केट से कितना अमीर हो गया, 44,000 बिलियन तक की रेट कर लिया 2005 तक उसने। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थी ना वारन बुफेट की, फिर उन्होंने मतलब उनकी किसके द्वारा, जो रॉबर्ट जी हैंगस्ट्रोन है ना, उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब की थी द वारन बुफेट वे, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर नाम से। फिर मेन प्रिंसिपल बताए थे वारन बुफेट ने क्या कि मतलब अगर किसी को इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, इन्वेस्टर बनना है स्टॉक मार्केट में, तो उसको 4 प्रिंसिपल पर फोकस करना चाहिए। हमने सुना कि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक थी बेंजामिन ग्रैम की, उससे वारन बुफेट ने गाइडलाइंस ली थी। तो ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक है ना, ये 1950 में पढ़ी थी इन्होंने, जो बेंजामिन बुफेट रहे हैं इन्होंने 1950 में पढ़ी थी, और इन्होंने मतलब यहाँ से क्या सीखा, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी। ठीक है, मतलब कि जैसे सस्ते सस्ते स्टॉक ढूंढना और महंगे में बेचना, एक टाइप से कहें तो वो सिगरेट नहीं होती है उसको कंज्यूम करते फेंक देते हैं इस टाइप से। ठीक है, लेकिन ये मानना था इनका कि ये लॉन्ग रन के लिए बेनिफिशियल नहीं होती, इसीलिए इनका मेन जो फोकस था ना वो लॉन्ग रन पे था। तो इन्होंने पहला क्या प्रिंसिपल दिया था, टर्न ऑफ द स्टॉक मार्केट। मतलब देखो, आपने स्टॉक मार्केट में आज पैसा लगा दिया, शेयर खरीद लिए, उसको बंद कर दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो कि इसके प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे, क्योंकि जब ये कंडीशन हमारे साथ सामने आती है ना तो हम इमोशनली बिहेव करते हैं। एक इन्वेस्टर कैसे बिहेव करता है, इमोशनली बिहेव करता है, वो एक स्पेक्यूलेटर बन जाता है। ठीक है, और मतलब लॉस की सिचुएशन वगैरह भी क्रिएट कर लेता है कई बार, मतलब जिस जगह से उसे फ़ायदा होना चाहिए था वो वही सिचुएशन उसे लॉस की सिचुएशन। एक इन्वेस्टर होता है, एक स्पेक्यूलेटर मतलब जैसे आज आपके दोस्त ने आपको बोल दिया कि भाई इस शेयर के प्राइस जाएंगे, तो आप सीधे उसमें पैसे लगा दोगे, इतना ज़्यादा सोचोगे नहीं। जबकि एक इन्वेस्टर ना वो वैल्यू देखता है किसी भी कंपनी की, और आज उसके शेयर की क्या वैल्यू है उसको अच्छे से एनालाइज वगैरह करता है, उस कंपनी की मैनेजमेंट वगैरह को देखता है। ठीक है, तो टर्न ऑफ द स्टॉक मार्केट क्या है, वारन बुफेट ने कहा था कि किसी को भी मतलब है ना डायरेक्शन नहीं लेनी चाहिए डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो मैन मेड टेंडेंसी है। आज सब बहुत सारे लोगों ने एक स्टॉक में पैसा लगा दिया तो वो बढ़ जाएगा, और अगर उसमें पर सेल कर दिया तो वो गिर जाएगा, तो वो तो मैन मेड टेंडेंसी है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि हमें ना कभी भी स्टॉक मार्केट से नहीं मतलब गाइडलाइंस लेनी चाहिए,
हमें अपना जो स्टॉक मार्केट है उसको समझना चाहिए बंद, और हमें इन खुद से सर्च वगैरह करके चेक करना चाहिए, ठीक है। कभी तो स्टॉक मार्केट ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, कभी पेसिमिस्टिक, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए इसने बोला है कि स्टॉक मार्केट को क्या कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो वॉरेन बुफेट है उनकी कुछ थॉट्स थी, उन्होंने क्या कहा था कि एज फार एज आई एम कंसर्न द स्टॉक मार्केट डज, मैंने जब भी सोचा, मैं जब भी टेंस रहा, स्टॉक मार्केट तो था ही नहीं। उनका ये मतलब देखो, नॉर्मल से जब इन्वेस्टर पैसे लगाता है ना, तो भाई कुछ आवर्स के लिए, कुछ दिन के लिए लगाता है। जबकि जब वॉरेन बुफेट से पूछा गया था ना आपका होल्डिंग पीरियड क्या है स्टॉक को, तो उन्होंने कहा था फॉर एवर, मैं तो कभी बेचना ही नहीं चाहता, हमेशा होल्ड करके रखो, क्या पता कब क्या सिचुएशन हो जाए। डू नॉट वरी अबाउट द इकोनॉमी, कहता है इकोनॉमी के बारे में वरी मत लो, मतलब जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, गिर रही है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उस चीज़ की टेंशन मत लो। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी को सोच के चलोगे तो मतलब फोरकास्टिंग करोगे, और फोरकास्टिंग तो फ्यूचर से रिलेटेड और फ्यूचर के अनसर्टेन। द कॉमनली रिकमेंडेड अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट कॉल फॉर फोरकास्टिंग द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड सेलेक्टेड स्टॉक दैट आर लाइकली टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम इट। जो बुफेट थे ना, वो इस अप्रोच पे नहीं थे कि इकोनॉमी में कैसा इन्वायरमेंट है उसको चेक करके फिर हम इन्वेस्टमेंट करें। उनका मानना था कि इकोनॉमी को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और उसके बेस पर फिर हम स्टॉक मार्केट को फोरकास्ट करें। जो स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने के स्टॉक को कि वो बेनिफिट करेगा पर्टिकुलर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, वो एक स्पेकुलेशन है, मतलब सट्टेबाजी टाइप है कि आप तो अजम्पशन कर रहे हो। बुफेट प्रेफर करते थे कि इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस दैट डू वेल इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपन टू द इकोनॉमी, मतलब वो प्रेफर करते थे ऐसी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जो ना इकोनॉमी में क्या हुआ उसके अलावा शो कर रहा हो, इंक्रीज वगैरह, मतलब उसकी सिचुएशन को, ठीक है। और बाई ए स्टॉक नोट, बाई ए बिजनेस नॉट ए स्टॉक, मतलब बिजनेस को खरीदने पर ध्यान दो, ना कि स्टॉक को। क्योंकि देखो नॉर्मली जब कोई भी इन्वेस्टर पैसे लगाता है तो वो छोटे से हिस्से का ओनर बनता है, शेयर होल्डर बनता है थोड़े से हिस्से का। जबकि एक बिजनेसमैन है वो पूरे बिजनेस को मैनेज करके चलता है। तो कहता है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचे तो एक बिजनेस को खरीदने की सोचे, ना कि एक स्टॉक को। वॉरेन बफेट का क्या बिलीव था कि वन मस्ट बाई ए बिजनेस नॉट ए स्टॉक, के बिजनेस को खरीदने के बारे में सोचो, ना कि स्टॉक के। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट मस्ट बी व्यूड फ्रॉम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि हाँ फ्यूचर में ये चलता जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। इसी को सोचते हुए बुफेट ने ना कुछ टेनेंट्स अप्लाई किए थे, 4 थे वो, बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और मार्केट। बिजनेस मतलब बिजनेस ऐसा है जो इजीली आप समझ सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। मतलब देखो बिजनेस सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कंसिस्टेंट हिस्ट्री, मतलब पास्ट हिस्ट्री उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट वगैरह जनरेट किया हो, ठीक है, उसका पास्ट का जो रिकॉर्ड है ना वो अच्छा हो, उसकी एबिलिटी वगैरह समझ के। फ्रेंचाइजी, जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस पे काम करे। जो बिजनेस है कहता है कि दैट सेल ए डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज विच है, मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंगेज हो, ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा हो जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। जैसे कोका कोला है, ग्लिटी, सी कैंडी है, वाशिंगटन, इनमें मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंचाइजी बिजनेस के एग्जांपल दिए हैं। और इनमें जो वॉरेन बफेट थे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उन्होंने मतलब ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जिनकी उन्हें नॉलेज थी, ऐसे किसी भी बिजनेस में उन्होंने पैसा नहीं लगाया जिनकी उन्हें नॉलेज नहीं थी, ऐसे किसी भी स्टॉक में। मैनेजमेंट ट्रेंड्स, मैनेजमेंट टेनेंट्स में क्या है कि मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट रैशनल तो है नहीं, रैशनल तो है, मैनेजमेंट की रीजनलिटी चेक करना, ठीक है, कि वो कैसे इन्वेस्ट करती है कैश प्रोजेक्ट वगैरह में, उसका रिटर्न वगैरह तो ज़्यादा है ना, उसकी कैश मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो आप लगा रहे हो, और कैश इन जो आप रिकवर कर रिटर्न कैसा है। इरेशनल मैनेजर तो नहीं है, मतलब जिनका मेन पर्पज़ ये है कि हाँ भाई बढ़ रहा है प्राइस तो लगा देते हैं, नहीं तो बेच देते हैं, ठीक है। मैनेजरियल ओपननेस, ओपननेस कैसी है, मतलब ओपननेस का मतलब है कि मैनेजमेंट को कैसे कम्युनिकेट कर रही है शेयर होल्डर्स के साथ, ठीक है, वो कैसे एक्सप्लेन कर रही है उन्हें अलग अलग जो भी ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट कर रही है, डिविजन्स आर परफॉर्मिंग कैसे परफॉर्म कर रही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब। रेसिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव, देखो ज़्यादातर जो मैनेजमेंट होती है वो इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव फॉलो करके चलती है। जो माइंडलेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं और बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, शेयर होल्डर को दुख होता है, उनको हाइड करना पड़ता है, उन्हीं का ही तो पैसा खा के वो इतने बड़े बनते हैं। जो कि वॉरेन बफेट कहते थे हमें वेलफेयर ऑफ शेयर होल्डर के लिए सोचना चाहिए। फाइनेंशियल टेनेंट्स, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड में ये बोल रखा था बिजनेस का पास रिकॉर्ड कैसा है, रिटर्न कैसा है उसका इक्विटी पर, मतलब हमें बिजनेस को चेक करने के लिए इक्विटी पर शेयर चेक करना चाहिए, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन, कहता है कि प्रॉफिट मार्जिन भी रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस को, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट मार्जिन चेक करना। मार्केट टेनेंट, नेचुरली बफेट का इंटरेस्ट था बिजनेस को खरीदने पर, ठीक है,
तो कहता है कि मार्केट का ट्रेंड है, मतलब मार्केट में बिजनेस की वैल्यू क्या है, हम कितने डिस्काउंट में उस वैल्यू को, मतलब उस बिजनेस को खरीद सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज करते थे। ठीक है, वो डिस्काउंटेड मतलब वैल्यू के ऊपर इसको एस्टिमेट करते थे। एक टाइप से कहें तो बिजनेस का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह को डिटरमाइन करते थे। सिग्निफिकेंट मतलब वो ये देखते थे कि कोई भी बिजनेस है उसको मैं कितने डिस्काउंट पे खरीद सकता हूँ उसकी वैल्यू से, और मेरे को कितना प्रॉफिट मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, कितना फ़ायदा वगैरह होगा। और मैनेज ए पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस, मतलब डाइवर्सिफाइड। हमने पढ़ा है कि भाई एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्या सोचना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब अलग अलग जगह इन्वेस्ट, एक ही जगह अपने सारे रिसोर्सेज ना लगाए। लेकिन नहीं, जो वारन बुफेट थे उनका ऐसा मानना नहीं था। उनका मानना था कि 10-20 ऐसी कंपनी में लगाना जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है मार्केट में, इससे अच्छा है कि टॉप कुछ ऐसी कंपनीज में लगाओ जिनके मतलब मार्केट में वैल्यूएशन अच्छी है, जिनका नाम है, जिनके मतलब हम ये कह सकते हैं बिजनेस ग्रो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए वारन बुफेट ने भी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया। उन्होंने भी उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उन्हीं स्टॉक मार्केट में लगे जिनकी उन्हें अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने कभी टेक्नोलॉजी वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने एक मतलब बिजनेस को ऐसे मैनेज करने पर ध्यान दिया जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, कहता कि अगर आप एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर हो ना तो एबल टू अंडरस्टैंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, और ऐसे कुछ बिजनेस को निकालो जिससे आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस वगैरह हो। ठीक है, तो यहाँ पे वारन बुफेट के बारे में खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जॉन टेम्पल्टन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।